हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसके साथ नए चैप्टर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखो। इसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? जो मेंडल ने इनहेरिटेंस के जो प्रिंसिपल और रूल्स बताए थे, अब वहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि कोई चीज़ पेरेंट से प्रोजेनी में इनहेरिट हो रही है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर बेस क्या है? भाई वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, क्या है? यहाँ पर हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे, जब हमें उसका मॉलिक्यूलर बेस पता चल जाएगा तो वो इनहेरिट कैसे होती है, कैसे वहाँ जाकर के अपने आप को एक्सप्रेस करती है। तो वो सारा प्रोसेस हम पढ़ेंगे बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो सबसे पहले, क्योंकि इनहेरिटेंस किसका हो रहा है? जेनेटिक मटेरियल का, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो देखो, जेनेटिक मटेरियल क्या है? द सब्सटेंस विच स्टोर biological information in a coded form। ध्यान रहे, जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है वो कोडेड फॉर्म में होती है। किस में होती है? कोडेड। और वो इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर भी कर पाए, किसमें? नेक्स्ट प्रोजेनी में। ठीक है, ट्रांसफर इट टू द नेक्स्ट जनरेशन, और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर के बाद वो प्रोजेनी में जाकर के एक्सप्रेस भी हो। तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है कोडेड फॉर्म में, फिर वो ट्रांसफ़र भी होता है प्रोजेनी में, और ट्रांसफ़र होने के बाद प्रोजेनी में एक्सप्रेस भी होता है। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, अब आता है कि किसको हम जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि किसी भी जेनेटिक मटेरियल के द्वारा कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूलर बेसिस की हम बात करें तो कोई भी मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल कब कहलाएगा, उसके लिए उसको कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। एनसीईआरटी ने 4 क्राइटेरिया बताए, तो सबसे पहले हम इन 4 क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी डिटेल के पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे। तो पहला क्राइटेरिया एनसीईआरटी बता रही है, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। ये एबल होना चाहिए कि ये अपनी रेप्लिका बना सके। रेप्लिका से वर्ड मतलब क्या है? रेप्लिकेशन कर सके। ठीक है, दैट मीन्स ये अपनी कार्बन कॉपी बना सके, ताकि एक कार्बन कॉपी किस में ट्रांसफर हो जाए? प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो एक तो क्राइटेरिया क्या है कि इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, ये अपनी रेप्लिका बना पाए, कार्बन कॉपी बना पाए, ताकि एक कार्बन कॉपी को किस में ट्रांसफर कर दे? प्रोजेनी में। सेकेंड क्राइटेरिया, इसको क्या फॉलो करना है कि इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल। कि जो भी जेनेटिक मटेरियल हो वो केमिकली भी और स्ट्रक्चरली भी क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेबल। क्योंकि अगर वो स्टेबल नहीं होगा, जब उसको हम इनहेरिट करेंगे तो वो स्टेबली इनहेरिट नहीं होता है, तो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। इसलिए वो क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया क्या है जो इसके द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए? इट शुड प्रोवाइड the scope for slow change, that is mutation। अब क्योंकि नेचर में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब क्या है? ऐसा ना हो कि हमने कह दिया कि स्टेबली इनहेरिट हो रहा है,
लेकिन इसमें कहीं ना कहीं स्लो चेंजेस के स्कोप होने चाहिए, क्योंकि ये स्लो चेंजेस किसके लिए चाहिए, एवोल्यूशन के लिए भी चाहिए, न्यू स्पीसीज के बनने के लिए भी चाहिए, ताकि वो चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर सके। ठीक है। और चौथा क्राइटेरिया क्या फुलफिल करना चाहिए, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ in the form of मेंडेलियन कैरेक्टर। जिसको भी हम जेनेटिक मटेरियल कहेंगे वो मेंडेलियन कैरेक्टर्स की तरह ही इनहेरिट होना चाहिए, क्योंकि मेंडल ने बेसिक इनहेरिटेंस के रूल बताए थे जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो जिसको भी आप जेनेटिक मटेरियल कहोगे वो अपने आप को वैसे ही एक्सप्रेस करे किस जैसे कि आपके मेंडेलियन कैरेक्टर करते थे। ठीक है। तो एनसीईआरटी इन 4 क्राइटेरिया को दे रही है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल इनको फॉलो करेगा, ठीक है, इनको फुलफिल करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, जेनेटिक मटेरियल। जो भी मॉलिक्यूल कोई भी हो जो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा उसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिक मटेरियल। अब इसमें एनसीईआरटी ने एक चीज और दी है, क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। जो इसका सेकंड क्राइटेरिया था कि जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, कई बार पूछ लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब तो हमें पता है कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो एक बार मैं बता देती हूँ, आगे हम क्राइटेरिया से भी देखेंगे। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब है इट शुड नॉट चेंज, it should not change with different stages of life cycle, age, or with change in physiology of the organism, change in physiology of the organism। दैट मीन्स क्या कहना चाह रहा है बेटा ये, कि जो भी जेनेटिक मटेरियल स्टेबिलिटी से क्या लेना देना है। स्टेबिलिटी का मतलब है कि इसमें लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स प्लांट की बात करें तो वेजिटेटिव फेज में जब रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करता है तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है। एज के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं आना चाहिए। फर्टिलाइजेशन से लेकर के डेथ तक उसका जेनेटिक मटेरियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। और उसकी फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग भी उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी बायोमोलिक्यूल या कोई भी जेनेटिक मटेरियल स्टेबल तो होना ही चाहिए। दैट मीन्स उसमें लाइफ साइकिल की स्टेजेस के अकॉर्डिंग कोई चेंज ना हो, एज के अकॉर्डिंग कोई चेंज ना हो, और उससे फिजियोलॉजी चेंज होने की वजह से भी उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, आज तो हमें पता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए स्टेबिलिटी भी शो करता है। इस चीज को हमने देखा किसके अंदर, ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के अंदर। ग्रिफिथ के कौन से प्रिंसिपल में, ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक्सपेरिमेंट था वहां पर हम ऑब्जर्व करेंगे, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। और +1 में मोनेरा किंगडम में भी हम पढ़ के आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि एक बैक्टीरिया है, एस्ट्रेन बैक्टीरिया। एस्ट्रेन बैक्टीरिया को हम हीट से किल कर देते हैं, लेकिन हीट इस बैक्टीरिया को किल कर देती है लेकिन इसके जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती। जब इस हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया को हमने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ डाला तो इसका जेनेटिक मटेरियल किस में ट्रांसफर हो गया, आर स्ट्रेन में। ठीक है। तो इसका मतलब वो भी क्या, इसका बैक्टीरिया की डेथ भले ही होगी हो लेकिन उसका जेनेटिक मटेरियल अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल की स्टेबिलिटी है, इट वाज वेरी एविडेंट इन ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। दैट मीन्स हीट विच किल द बैक्टीरिया at least did not destroy some of the properties of genetic material। ठीक है। तो ये तो था क्राइटेरिया जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था।
अब मैं कुछ और क्राइटेरिया भी आपको बताती हूँ जो कि किसी भी जेनेटिक मटेरियल में होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया आपका आता है इट शुड बी प्रेजेंट इन एवरी सेल। हर सेल में प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि सोमैटिक, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हर टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो आपका जो भी जेनेटिक मटेरियल हो वो हर सेल में प्रेजेंट होना चाहिए, और सभी सोमैटिक सेल्स में, ऑल सोमैटिक सेल्स में सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। गैमेटिक सेल्स मैंने क्यों नहीं कहा बेटा? क्योंकि आपको पता है गैमीट्स बनते हैं तो मियोसिस डिवीजन होता है मोस्टली, और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, तो उसमें सेम कंटेंट नहीं हो सकता है, हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाफ। लेकिन इट शुड बी सेम इन ऑल द सोमैटिक सेल्स। ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? इट शो डाइवर्सिटी corresponding to the variety exist in the organism. That means आप नेचर में देखते हो कि नेचर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। हम जर्नली कहते हैं कि हमारी जो डाइवर्सिटी है 7 मिलियन तक चली जाती है। ठीक है। कुछ और जो एस्टिमेट है वो और भी ज़्यादा डाइवर्सिटी बताते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? आपको पता है जो भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी जेनेटिक मटेरियल में होती है। तो अगर नेचर में डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है तो वो डाइवर्सिटी किसकी वजह से आ रही है? जेनेटिक मटेरियल में डाइवर्सिटी की वजह से आ रही है। तो जितनी नेचर में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है उतनी ही डाइवर्सिटी कॉरस्पॉन्डिंगली किस में आनी चाहिए? आपके जेनेटिक मटेरियल में भी होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है इट शुड बी कैपेबल ऑफ differential expression so that various parts of an organism may acquire specific form, structure and function in spite of having same genetic material। अब ये लाइन क्या कहना चाह रही है? ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है? हालांकि बॉडी की हर सोमैटिक सेल में सेम जेनेटिक मटेरियल है, फिर भी बेटा हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो है वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, उनकी अलग अलग फॉर्म होती है, उनकी अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। जैसे आईज हमारी अलग शेप, साइज, कलर, फंक्शन की होती हैं, ऐसे ही हेयर अलग होता है। ठीक है। हैंड का फंक्शन अलग होता है, उनकी स्ट्रक्चर अलग होती है। तो ऐसे ही जब बॉडी की हर सोमैटिक सेल में सेम जेनेटिक मटेरियल था फिर भी डिफरेंशियल एक्सप्रेशन आ रहा है, अलग अलग एक्सप्रेशन आ रहा है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंट स्पेसिफिक फॉर्म एक्वायर कर रहा है, स्ट्रक्चर एक्वायर कर रहा है और फंक्शन एक्वायर कर रहा है। तो जेनेटिक मटेरियल में ये भी क्वालिटी होनी चाहिए। और लास्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि इसके पास जो भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हो ना, वो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? कोडेड फॉर्म में। ठीक है। फॉर द कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द सेल। आपको पता है जो भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है वो बायोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए होती है। ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरिया एक जेनेटिक मटेरियल के अंदर होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अब हम देखेंगे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो जेनेटिक मटेरियल की दौड़ में
आज तो हमें पता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो उस टाइम पर सबसे बड़ा ऑप्शन हमारे सामने क्या था कि या तो न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल होगा या प्रोटीन। ऐसा क्यों बेटा? 1902 में दो साइंटिस्ट थे, सूटन एंड बॉबरी, जो कि आपने पढ़ा था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इन्होंने दिया था। तो इन्होंने ये तो बता दिया था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में जो भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जा रही है, दे माइग्रेट थ्रू क्रोमोसोम्स। वो किसके थ्रू पास आउट होंगी? क्रोमोसोम्स के थ्रू। अब जो क्रोमोसोम है वो किससे बना है? हमने क्या कहा था? क्रोमोसोम बनता है क्रोमैटिन फाइबर्स की कंडेंसेशन से। और क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस कैसे होंगे? इसके एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक जो डीएनए होता है वो हाईली क्वेल्ड फॉर्म में होता है, और उसकी क्वेलिंग किसकी हेल्प से होती है? प्रोटीन की हेल्प से। जैसे कि अगर हम यूकैरियोट में देखें तो उसमें पैकेजिंग में सबसे ज्यादा इनिशियल पैकेजिंग में हेल्प करता है हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ से हमें एक चीज क्लियर हो गई थी, क्योंकि हमें क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर पता था, तो हमें पता चल गया था कि या तो जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? प्रोटीन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। ठीक है, दो ऑप्शन हमारे साथ में थे। क्यों? क्योंकि हमें ये तो पता था, सुटन एंड बॉबरी ने 1902 में ही हमें बता दिया था कि जो भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी पेरेंट से प्रोजेनी में, वो क्रोमोसोम के थ्रू होगी। बट इट टुक मैनी ईयर्स टू क्लैरिफाई वेदर द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए और प्रोटीन। अब क्योंकि क्रोमोसोम में तो डीएनए होता है, ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड की एक और फॉर्म होती है आरएनए। तो हमारे सामने ये तीन ऑप्शन थे एक तरीके से देखा जाए तो, कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, डीएनए हो सकता है, और आरएनए हो सकता है। तो ये ऑप्शन हमारे सामने थे जेनेटिक मटेरियल के, या तो न्यूक्लिक एसिड होगा या प्रोटीन। अब न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा या क्या होगा? आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है और कौन नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन एज जेनेटिक मटेरियल, कि जब डिस्कवरी शुरू हुई तो क्या प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल का काम कर सकता है? तो इसके फेवर में और इसके अपोजिशन में पॉइंट हमें बताने। फेवर में क्या? क्योंकि प्रोटीन्स भी क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। दे शो इनॉर्मस वैरायटी, इनमें बहुत ज्यादा आपको वैरायटी देखने को मिलती है। और ये वैरायटी कैसे बनती है? क्योंकि बेसिक अमाइनो एसिड हम बताते हैं 20 अमाइनो एसिड। अगर हम इन 20 अमाइनो एसिड को अलग अलग कॉम्बिनेशन में और अलग अलग नंबर में कंबाइन करते हैं तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं। इसका मतलब ये जो एक कैरेक्टर हमने बताया था कि जेनेटिक मटेरियल में उतनी डाइवर्सिटी होनी चाहिए जितनी नेचर में एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब ये उतनी डाइवर्सिटी शो कर सकता है। इस क्राइटेरिया को इसने फुलफिल किया। लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल के फर्स्ट क्राइटेरिया को ही फुलफिल नहीं करता। फर्स्ट क्राइटेरिया इज नॉट फुलफिल्ड बाय प्रोटीन। और वो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था बेटा? दे आर अनेबल टू रेप्लिकेट। हमने क्या कहा था? जेनेटिक मटेरियल ऐसा हो जो अपनी रेप्लिका बना सके, लेकिन प्रोटीन तो अपनी रेप्लिका बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो बेसिक क्राइटेरिया था, जो 4 क्राइटेरिया एनसीईआरटी आपको बता रही है जो कि होने ही होने चाहिए। क्योंकि अगर ये अपनी रेप्लिका नहीं बनाएगा तो प्रोजेनी में जेनेटिक मटेरियल को कैसे ट्रांसफर करेगा? ठीक है, तो इसलिए प्रोटीन एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर ये अपनी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाया। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि जेनेटिक मटेरियल का काम प्रोटीन नहीं कर सकता। फिर बाद में हमने ये प्रूव किया
कि नाउ इट हैज बीन प्रूव दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द न्यूक्लिक एसिड ऑफ द सेल, कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो किस में स्टोर्ड होती है, न्यूक्लिक एसिड में। अब न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। आज हमें पता चल गया है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, ठीक है। हालांकि सम ऑर्गेनिजम्स में, सम कौन से, सम वायरसेस में, कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन सिर्फ किसमें, कुछ वायरसेस में। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। बेटा डीएनए तो हमने बता दिया ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, लेकिन फिर भी सभी ऑर्गेनिजम्स में आपको आरएनए भी देखने को मिलता है मोस्टली, ठीक है। तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम तो सिर्फ कुछ ही वायरसेस में करता है, तो फिर बाकी में इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, इसके फंक्शन मैं आपको बता देती हूँ। तो मोस्टली क्या होता है बेटा, आरएनए फंक्शन करता है एज ए मैसेंजर। मोस्टली पूछेंगे आरएनए का मोस्ट कॉमन फंक्शन क्या है, तो मोस्टली आरएनए किसका काम करता है, मैसेंजर का काम करता है। मैसेंजर का काम क्यों, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस में, और उसको प्रोटीन बनाने के लिए बेटा साइटोप्लाज्म में जाना पड़ता है, क्योंकि आपका जो राइबोसोम होता है, प्रोटीन फैक्ट्री जो है वो साइटोप्लाज्म में लोकेटेड है। लेकिन अगर न्यूक्लियस से डीएनए बाहर निकला तो यूवी रेज उसमें म्यूटेशन करा देगी, तो वो खुद तो बाहर आ नहीं सकता। तो डीएनए के पास जो भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है उसका मैसेज कौन लेके जाएगा, आरएनए। कौन लेके आ जाएगा, आरएनए। और उस आरएनए को हम क्या कहते हैं, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। तो एमआरएनए किसका काम करता है, मैसेंजर का काम करता है। क्यों, क्योंकि वो डीएनए से बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लेके जाएगा किसके पास, राइबोसोम के पास, तो वो एक मैसेंजर का काम करता है। इसके अलावा ये और भी फंक्शन कर सकता है, जैसे कि ये एडाप्टर मॉलिक्यूल का भी काम कर सकता है। किसका काम कर सकता है, एडाप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। एडाप्टर मॉलिक्यूल का काम कौन करता है, टीआरएनए। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों करता है। नेक्स्ट आता है आरएनए जो है स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल का भी काम करता है। और आरएनए में स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल का काम कौन करता है बेटा, इसका आरआरएनए। क्यों, क्योंकि आरआरएनए को जब हम कुछ प्रोटीन्स के साथ बाइंड करा देते हैं तो ये राइबोसोम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, राइबोसोम, ठीक है। तो ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल आरएनए भी कहते हैं। कुछ केसेस में आरएनए जो होता है वो कैटालिटिक मॉलिक्यूल का भी काम करता है, मतलब एंजाइम की तरह बिहेव करता है। और वो कौन सा होता है बेटा, मैं आपको बता देती हूँ, 23S आरएनए, जो कि प्रोकैरियोटिक आरएनए का एक पार्ट है। प्रोकैरियोट के आरएनए का एक पार्ट है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेस पर। ये बेटा राइबोजाइम की तरह बिहेव करता है। राइबोजाइम मतलब अगर कोई आरएनए एंजाइम का काम करता है तो उसको हम कहते हैं राइबोजाइम। ये प्रोटीन सिंथेसिस में चाहिए होता है, ठीक है। तो ये थे आपके आरएनए के फंक्शन कि आरएनए क्या क्या काम कर सकता है। हालांकि जेनेटिक मटेरियल का काम सिर्फ कुछ ही वायरसेस में करता है, लेकिन मोस्टली आरएनए का फंक्शन क्या होता है, मैसेंजर का काम करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन करते हैं। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि आरएनए सभी के अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता, ठीक है। अब आता है डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। क्या डीएनए उन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है जो एक जेनेटिक मटेरियल में होने चाहिए? तो हम देखते हैं एक एक क्राइटेरिया को जो हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहला क्राइटेरिया आता है, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। तो बेटा जो डीएनए है वो इस फर्स्ट क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, क्योंकि इट हैज द एबिलिटी टू डुप्लीकेट इटसेल्फ।
और वो प्रोसेस कहलाता है इसके अंदर रेप्लिकेशन। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। दूसरा आ रहा है इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, और ये चीज किसमें क्लियर होगी थी हमें, ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में क्लियर होगी थी कि डीएनए क्या होता है, स्टेबल होता है। बेटा स्टेबिलिटी तो आरएनए भी शो करेगा, आरएनए भी सारे क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, लेकिन आरएनए के कंपैरिजन में डीएनए इज मोर स्टेबल। हम ये नहीं कह रहे कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता, लेकिन उसके कंपैरिजन में ज्यादा बेटर जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। ठीक है। तीसरा, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप ऑफ स्लो चेंज। तो इसमें स्लो चेंजेस के स्कोप होने चाहिए। तो डीएनए जो है म्यूटेशन करता है, क्या करता है, म्यूटेशन इन द जीन्स एंड क्रोमोसोम ओकेजनली, जब भी इसको जरूरत होती है म्यूटेशन करने की तो ये कर लेता है। तो इसका मतलब इस क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रहा है, और ये अपने आप को एक्सप्रेस भी कर लेता है। एक्सप्रेस किसकी हेल्प से करता है बेटा, डीएनए के पास जो भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है हम उसको क्या कहेंगे, वो एक्सप्रेस कब होती है, जब वो उसको यूज करके पॉलीपेप्टाइड या हम कहते हैं प्रोटीन बना लेता है। क्या बना लेता है, प्रोटीन बना लेता है। और डीएनए से प्रोटीन कैसे बनेगा, पहले डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, और ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और फिर आरएनए से क्या बनता है बेटा, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो इसका मतलब डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस भी कर लेता है किसकी फॉर्म में, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की हेल्प से। ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमने कहा था कि इसके पास जो भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हो वो कोडेड फॉर्म में हो। तो बेटा जेनेटिक जो डीएनए होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है किसकी फॉर्म में, ट्रिपलेट कोड की फॉर्म में, जिसको हमने कहा था जेनेटिक कोडोन। हम आगे पहले भी हमने बताया था जब हमने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कही थी कि आरएनए या डीएनए के पास जो भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है उसमें न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपलेट पेयर को मिलाकर के हम एक कॉड कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक कोडोन। तो जो भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है वो जेनेटिक कोडोन के पास होती है। तो इसके पास भी कॉडेड इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया था कि इसमें डिफरेंशियल एक्सप्रेशन आना चाहिए, जबकि हर सेल में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सेम। तो फिर डिफरेंशियल एक्सप्रेशन क्यों आता है, तो ये क्या कह रहा है कि एक सेल में कई सारे जीन्स हैं लेकिन सभी जीन्स एक ही टाइम पे एक्टिवेट नहीं होते। अगर डिफरेंशियल एक्सप्रेशन करना है तो क्या होगा बेटा, किसी के अंदर कोई जीन एक्सप्रेस हो रहे, जैसे इसमें ये जीन एक्सप्रेस हो गया, ये हो गया, बाकी के नहीं हुए, तो इसका एक्सप्रेशन अलग आएगा। किसी दूसरी सेल ने इसको इसको और इसको एक्सप्रेस कर दिया तो सभी सेल्स का डिफरेंशियल एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। डीएनए इज कैपेबल टू रिपेयर इटसेल्फ। डीएनए के पास एक और एबिलिटी होती है कि ये अपने आप को क्या कर सकता है, रिपेयर कर सकता है। अगर इसके अंदर कोई डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, अपने आप को रिपेयर कर सकता है। इसका मतलब ये बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व भी कर सकता है। ठीक है। और इसके अंदर बेटा डीएनए आपका किससे बना होता है, आपको पता है, नाइट्रोजिनस बेस, सुगर और फॉस्फेट, इनको मिलाकर के बना हुआ होता है। तो नाइट्रोजिनस बेस हमारे पास 4 होते हैं डीएनए के अंदर। कौन से, ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो इन 4 नाइट्रोजिनस बेस को मिलाकर के हम कई सारे 4 न्यूक्लियोटाइड्स बना सकते हैं। उनकी अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम उतनी डाइवर्सिटी जनरेट कर सकते हैं जितनी की नेचर में एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब डीएनए उन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है जो किसमें होने चाहिए, एक जेनेटिक मटेरियल में होने चाहिए। आरएनए भी सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, लेकिन बेटा आरएनए में म्यूटेशन की रेट बहुत फास्ट होती है, तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी डीएनए के कंपैरिजन में कम होती है। इसलिए बेटर जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, डीएनए होता है। इसलिए ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। हालांकि जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, जब लाइफ की फॉर्म एग्जिस्ट की, तो उस टाइम पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल था।
लेकिन टाइम के साथ साथ एडवांसमेंट आई, और क्योंकि डीएनए आरएनए से ज़्यादा स्टेबल था तो डीएनए ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल था। एक चीज़ और ध्यान रखना, मेंडल्स के जो हेरिडिटरी फैक्टर थे, हमने फर्स्ट चैप्टर में कहा कि मेंडल ने क्या कहा, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, फैक्टर के पास। फिर मॉर्गन साइंटिस्ट ने फैक्टर को ही जीन कह दिया। तो ये क्या कह रहे हैं कि मेंडल, हेरिडिटरी फैक्टर एंड मॉर्गन जीन आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए। ये भी किससे बने हैं, डीएनए के एक पार्ट से ही बने हैं। इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर बेस है जेनेटिक मटेरियल का वो क्या होगा, डीएनए होगा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इसके आगे का हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।